गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। ये इस चैप्टर के ऊपर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो एनवायरनमेंट यानी कि हमारा पर्यावरण, और एनवायरनमेंट के बारे में हम लोग जानकारी आज लेंगे। एनवायरनमेंट वर्ड सबसे पहले कॉइन किया गया था साइंटिस्ट कार्ले के द्वारा, जो कि स्कॉटलैंड के थे 1828 में। द वर्ड एनवायरनमेंट इट इज़ कमिंग फ्रॉम द वर्ड एनवायरन, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग्स, यानी हमारे अगल बगल की जो चीज़ें हैं वो। एनवायरनमेंट यानी हमारे अगल बगल में रहने वाले जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को अगर हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग एक साथ एनवायरनमेंट कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा वो हम लोग देख लेंगे। एक क्वालिटी डेफिनेशन आपको लिखना पड़ता है अगर इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे स्टैंडर्ड 10th में। तो एनवायरनमेंट का डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? एनवायरनमेंट इट इज़ एक्चुअली द सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन एंड इन्फ्लुएंस दैट लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। तो किसी भी जीव को उसके अगल बगल में रहने वाले जो भी चीज़ें हैं वो इन्फ्लुएंस करता है, वो सारी चीज़ें उसे प्रभावित करता है, और इन सभी चीज़ों को लेकर के बनता है एनवायरनमेंट, यानी हमारा पर्यावरण। ये जो एनवायरनमेंट है ये एक्चुअली जैविक और अजैविक या फिर नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से बने होते हैं। तो इसके कंपोनेंट्स बायोटिक भी है, यानी जीवित चीज़ें जो लिविंग बींग्स हैं वो भी, और एबायोटिक सब्सटेंसेस यानी कि नॉन लिविंग चीज़ें जो हैं वो भी होते हैं। बायोटिक यानी लिविंग, तो लिविंग में आपको पता ही है कि सभी जीव, पेड़ पौधे, प्लांट्स, एनिमल्स ये सब आ जाते हैं। एंड एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग में अगर आप देखोगे तो नॉन लिविंग सारी चीज़ें, वो सभी चीज़ें जो हमारे अगल बगल में हैं, चाहे वो चौक हो, डस्टर हो, बोर्ड हो, वो सभी चीज़ें, एयर, वाटर, लैंड, ऑल दीज आर एबायोटिक और नॉन लिविंग। इस पर्यावरण में अगर हम लोग देखें तो ये जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं, इन एबायोटिक फैक्टर्स को हम लोग 3 अलग अलग रीजन में बांट सकते हैं। इट मे बी द एयर, तो धरती के ऊपर जो एक इनविजिबल सा लेयर बना हुआ है जिसे हम महसूस करते हैं, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर के अंदर सभी प्रकार के गैसेस मौजूद हैं। यू कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट एटमॉस्फेयर। वाटर इट स्टैंड्स फॉर हाइड्रोस्फीयर, द रीजन, उसे हम लोग हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, यानी कि कुल हमारे धरती का 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है। सो दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर। और इसके अलावा है ज़मीन, ज़मीन यानी जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, टेरेस्ट्रियल जीव रहते हैं, सो दैट इज़ लिथोस्फीयर। इन तीनों चीज़ों को लेकर के, एयर, वाटर एंड लैंड, यानी कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर को लेकर के बना हुआ है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर ये वो जगह है जहाँ पे सारे जीव, सारे लिविंग सब्सटेंसेस, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इसी जगह में रहता है। और आपके जो फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट में, हमारे जो फैक्टर्स मौजूद हैं, उन फैक्टर्स को हम लोग, एनवायरनमेंट के ऐसे फैक्टर्स को हम लोग 2 अलग अलग कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिग्रेड हो जाना यानी डिकम्पोज हो जाना। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से हैं? विच कैन बी डिग्रेड एंड विच कैन बी मिक्स अप विद द सॉइल ईजिली, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, लाइक लीफ, वेजिटेबल पील्स। हमारे घर में पड़े हुए ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिसे हम लोग अगर फेंक देते हैं तो वो ज़मीन में बहुत ईजीली डिकम्पोज हो जाता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, फंगी, वर्म्स, उसे बहुत ईजीली डिकम्पोज कर दिया जा सकता है।
जिससे हम लोग खाद वगैरह या मैन्योर वगैरह भी बना लेते हैं, तो दे आर द बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। और होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर लाइक वैसी चीज़ें जिसे आप कभी डिकम्पोज नहीं कर पाओगे, इट लास्ट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और ये हमारे धरती के लिए सबसे चिंता का विषय है। ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस में प्लास्टिक्स, ग्लासेस एंड मेटल सब्सटेंसेस, ये सभी चीज़ें आती हैं। इसीलिए तो बार बार कहा जाता है कि जो प्लास्टिक के सब चीज़ें हैं या जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं, इसे हम लोग कोशिश करेंगे बार बार इस्तेमाल करने का, रीयूज़ करने के लिए, और इसे रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इट कैन हार्म आवर एनवायरनमेंट, इट कैन हार्म आवर नेचर। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बायोटिक फैक्टर्स यानी कि जो जीवित चीज़ें हैं, जो जीवन है हमारे धरती में, लाइफ है, इट मे बी द प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इन्हें हम लोग बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला कैटेगरी आता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स मतलब जो खुद का खाना खुद बना सके, दे कैन मेक देयर फूड देयर सेल्व्स। तो प्लांट्स, इस धरती में सिर्फ प्लांट्स हैं जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, सो दे आर द प्रोड्यूसर्स। इसके अलावा प्लांट के बनाए हुए चीज़ों को जो कंज्यूम करते हैं, यानी जिसे हम लोग खाते हैं, सो वी आर द एनिमल्स एंड वी ईट द फूड विच इज़ मेड बाय द प्लांट, सो हमें कंज्यूमर कहा जाता है क्योंकि हम वैसी चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। और इसमें 3 कैटेगरीज आते हैं, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। हार्बीवोर्स वे जीव होते हैं, वैसे कंज्यूमर्स होते हैं विच डिपेंड ऑन द वेजिटेबल्स, लीव्स, ग्रासेस। तो जो वेजिटेबल चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनका न्यूट्रिशन जो है वो वेजिटेबल चीज़ों से होता है, हर्ब्स से होते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड द हर्बीवोर्स। They are type of herbivorous consumers. The next one is carnivores, which are depend only upon the meat and fleshes. तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ मीट और फ्लेशेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, लाइक टाइगर, लायन। हार्बीवोर्स के एग्जांपल आप लोगों को पता ही है, डियर, काउ, बफेलोज, कैटल्स। कार्निवोर्स विच इट ओनली द हार्बीवोर्स, वो हार्बीवोर्स को खा करके जिंदा रहते हैं, दे ईट द मीट और फ्लेशेस, जीवित या मृत जीवों के मांस खा करके जो जिंदा रहते हैं, दे आर द कार्निवोर्स। एंड द नेक्स्ट वन इज ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स वो जीव हैं जो दोनों प्रकार के जीवों को, यानी हार्बीवोर और कार्निवोर, दोनों को अपना आहार बनाते हैं, दोनों को अपना फूड बनाते हैं, दोनों से अपना न्यूट्रिशंस निकाल लेते हैं, सो दे आर द ओमनीवोर्स। इंसान भी एक ओमनीवोर ही है। इसके अलावा बियर, दे आर ऑल्सो द ओमनीवोर्स, और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं ओमनीवोर्स के। डिकम्पोजर्स, ये एनवायरनमेंट का, नेचर का, आप कह सकते हो एक ऐसा गिफ्ट है, एक ऐसा बायोटिक फैक्टर कंपोनेंट है, एक ऐसा बायोटिक मतलब कैटेगरी है जिसके ना होने से हमारे एनवायरनमेंट में बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। क्योंकि जो भी जीव डेथ कर जाते हैं उसे डिके करना ज़रूरी होता है, उसे मिट्टी में मिलाना, डिकम्पोज करना, डिग्रेड करना ज़रूरी है, और वो काम सिर्फ और सिर्फ डिकम्पोजर्स कर पाते हैं। दे आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे मे बी बैक्टीरिया, फंगी, सम ऑफ देम्स आर लाइक मल्टी सेलुलर लाइक वर्म्स। तो ये डिकम्पोज करने का काम करता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग एक डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में एक्चुअली ये समझाने की कोशिश किया गया है कि ये जो एनवायरनमेंट है इसमें तरह तरह की जीवें मौजूद हैं, पेड़ पौधे भी हैं, पंछियाँ भी हैं, इंसान भी है, एंड वी ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम लोग सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आपस में ही एक रिलेशनशिप बना के रहते हैं। और ये जो रिलेशनशिप हमारे बीच बना हुआ है, दिस इज द सिस्टम विच इज़ रिलेटेड टू अस, विच रिलेट्स अस टू ईच अदर। ये जो सिस्टम है इसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। द इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर विच कंप्राइजिंग of all interacting living organism and non-living constituents of an area। किसी भी जगह का जीवित या जो नॉन लिविंग है वैसे जीव, वैसे चीज़ें, सभी को आपस में जोड़ के रखने का काम बायोस्फीयर के अंदर एक सिस्टम करता है। उसी सिस्टम का नाम हम लोग इकोसिस्टम रखते हैं।
देखिए, हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे सूरज की रोशनी हो या ज़मीन, ये सभी चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितने ये जीव। हम सब आपस में एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेट करते हैं और एक सिस्टम के अंदर जीते हैं, और इस सिस्टम का नाम इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम वर्ड सबसे पहली बार टेम्सले ने दिया था, जो कि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, एंड इट वाज गिवन इन 1935। इकोसिस्टम, ये जो इकोसिस्टम है, नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों प्रकार के होते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम वो इकोसिस्टम को माना जाता है जो नेचर ने खुद से बनाया है, जो हमारे इस धरती में आने से पहले भी थे और जाने के बाद भी हो सकते हैं कि वो रहे। दे आर द नेचुरल इकोसिस्टम। ऐसे इकोसिस्टम ज़मीन और पानी दोनों जगह में पाए जाते हैं। सो दे आर एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल। जैसे जंगल, फॉरेस्ट। तो अब देखिए, फॉरेस्ट में रहने वाले सभी नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। डेजर्ट, यहाँ भी रहने वाले लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे से रिलेट करते हैं। यहाँ भी एक सिस्टम बना हुआ होता है। सभी जगह के एक अपना अपना इन्वायरमेंट है और उसके अंदर एक अपना ही सिस्टम मौजूद है, जिसे हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। उसी तरह सी, ओशंस, रिवर, ये सभी जगह में नेचुरल इकोसिस्टम देखने को मिलता है। तो जो ज़मीन में देखने को इकोसिस्टम मिलेगा, दैट इज़ द नेचुरल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और पानी में एक्वाटिक इकोसिस्टम आपको देखने को मिलता है। जैसे एक तालाब, इस तालाब के अंदर बहुत ही छोटे छोटे प्रकार के जीव पाए जाते हैं। अब इस तालाब के अंदर कुछ एल्गीज भी पाए जाते हैं, कुछ बहुत ही छोटे प्रकार के छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं, जिसे हम लोग फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। इन फाइटो इज इक्वल टू प्लांट, तो फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं। अब ये फाइटोप्लैंक्टन्स को खा करके कौन जिंदा रहते हैं? जू प्लैंक्टन्स जिंदा रहते हैं। जू प्लैंक्टन को खा करके स्मॉल फिशेस जिंदा रहते हैं। स्मॉल फिशेस आर द फूड ऑफ द लार्ज फिशेस। तो इस तरह से उस जगह में एक इकोसिस्टम बना हुआ है। सिमिलरली फॉरेस्ट में अगर हम लोग देखें तो फॉरेस्ट में जो ग्रासेस है, तो ग्रासेस को खा करके कुछ हार्बीवोर्स जो है वो जिंदा रहते हैं। अब हार्बीवोर्स को खा करके कार्निवोर्स जिंदा रहते हैं, एंड काफ़ी बार ऐसे कार्निवोर्स ओमनिवोरस के फूड बनते हैं। और अगर ये डेथ कर जाए, अगर ये मारे जाए, तो फिर उसे डिकम्पोज करना वहीं पे रहने वाले कुछ डिकम्पोजर्स के काम होते हैं। आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो इंसान ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद से बनाया है। जैसे कि कोई क्रॉपिंग फील्ड, कहीं पे आप खेती कर रहे हैं, तो उस खेत में काफ़ी बार एक अपना इकोसिस्टम बन जाता है, क्योंकि वो खेत इंसान का बनाया हुआ होता है। वो गार्डन, वो फील्ड, वो एक्वेरियम, इट इज़ एक्चुअली मेड बाय द ह्यूमन बीइंग। तो इसीलिए इसे हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की कैटेगरी में रखते हैं। ये आपका एनवायरनमेंट का काफ़ी बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें इस चैप्टर के नेक्स्ट लेवल में हम लोग जाएंगे। उससे पहले हम एक और चीज़ आपको बताना चाहते हैं, आवर एनवायरनमेंट एंड इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर एनवायरनमेंट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इस एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना हमारा ही काम है। एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम लोग 5 जून को मनाते हैं। तो एनवायरनमेंट के बारे में और आगे हम लोग जानकारी लेंगे इसके अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।